नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने जिस तरीके से CRPC जो अब BNSS बन गया है 2023, उस पर जो आप सभी का प्यार मिला है और जो सबसे ज़्यादा प्यार आप सभी का जिस वीडियो पर मिला है वो है CPC एक ऐसा एक्ट है जो लोगों को समझ में नहीं आता। उसको मैंने बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करके उसको पढ़ाने की कोशिश की है। तो CPC का ये भाग 2 है, पार्ट 2 मेरा वीडियो भी है और ये भाग 2 भी है, जिसमें बात की जाएगी डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। तो डिक्री और आदेश के निष्पादन संबंधित जो बात की गई है, अधिनियम की धारा 36 से 74 तक बात की गई है। और इसी के साथ जो CPC का सबसे बड़ा आदेश है, आदेश नंबर 21, जिसमें कुल नियम है 106, ये सबसे बड़ा आदेश है। उसके बारे में हम प्रावधान करेंगे, जो है पढ़ेंगे। प्रावधान सबसे पहले हमें याद रखना है कि भाग 2 का नाम क्या है, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। यानी डिक्री का निष्पादन कैसे होगा, आदेश का निष्पादन कैसे होगा, इसके बारे में भाग 2 में बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक, धारा 36 से 74 तक। आर्डर इससे संबंधित कौन है, तो याद रखना है आर्डर है 21, जिसमें कुल नियम कितने हैं, 106। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, तो धारा 36 से 37 तक सामान्य नियम दिए गए हैं। 48 तक 46 में वो बातें की गई हैं, वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकती है। यानी सामान्य नियम 36 से 37 है, 38 और 46 तक के बात की गई है, जिनके द्वारा वो न्यायालय की कैटेगरी को बता दिया गया है जिनके द्वारा डिक्री को निष्पादित किया जा सकेगा। धारा 47 कहती है प्रश्न जिनका उदाहरण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उदाहरण जो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय होगा वही करेगा। धारा 47 में बात की गई है। धारा 48 जो बात करती है निष्पादन के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी गई थी परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 38 के द्वारा, ठीक है। 49 और 50 ने बात करता है अंतर्ती और विधिक प्रतिनिधि का बात। 51 से 54 की बात है निष्पादन की प्रक्रिया क्या है। और 55 से लेके 59 तक बात की गई है गिरफ्तारी और निरोध के बारे में। गिरफ्तारी और निरोध के बारे में 60 से 64 तक बात की गई है कुर्की, और 65 से 67 तक बात की गई है विक्रय की। और इसी प्रकार धारा 68 से 72 तक स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन मतलब सौंपा जाना। धारा 73 बात करती है अस्थियों का विवरण, और धारा 74 बात करती है निष्पादन का प्रतिरोध यानी कि रोक। तो इस तरीके से हमको ये पढ़ना है। फिर हम यह बात करेंगे आदेश 21। आदेश 21 में जो साधारण बात की गई है, धारा जो नियम इसका 1 से 36 तक, निष्पादन की प्रक्रिया की बात की गई है 37 से 96 तक, और प्रतिरोध की बात की गई है नियम 97 से लेकर 106 तक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आदेश 21 में साधारण नियम की बात कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो आदेश 1 से 36, और निष्पादन की प्रक्रिया की बात की गई है 37 से 96, और प्रतिरोध की बात की गई है 97 से 106 नियम तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण नियम की। तो साधारण नियम में हम बात करेंगे नियम 1 से 2 तक, जहाँ पर बात की गई है डिक्री के अधीन संदाय, यानी डिक्री के जो अधीन जो जितने भी हमको देनदारी होगी, संदाय होंगे, उनके बारे में बात की गई है 1 से 2। और नियम 3 से 9 तक बात की गई है डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय, यानी डिक्री कौन ऐसे न्यायालय हैं जो निष्पादन करेंगे, तो वो बात की गई है 309 तक। और नियम 10 से 23 तक बात की गई है निष्पादन के लिए आवेदन, यानी जो डिक्री पास हो गई है उसके निष्पादन का आवेदन कहाँ करना है, इसके बारे में बात की गई है 10 से 23 तक। इसी में नियम 24 से 25 तक बात आदेशिकाओं की बात की गई है। नियम 26 से 29 तक निष्पादन का रोका जाना यानी स्टे की बात की गई है। और नियम 30 से 36 तक निष्पादन की रीत यानी तरीका क्या होगा उसके बारे में बात की गई है। इसी तरीके से 37 तक 96 में क्या है, निष्पादन की प्रक्रिया यानी अरेस्ट गिरफ्तारी की बात की गई है 37 से 40 तक। इसी के साथ हमको जो रीड करनी होती है सेक्शन 51 और 55 से 59 तक। इसी तरीके से
इसमें हमको रीड करना है कुर्की के बारे में जो नियम है निष्पादन संबंधित, वो रूल 41 से 59 तक बात किया गया है, और विक्रय की बात जो है 64 से 96 तक किया गया है, जिसमें विक्रय साधारण संबंधित विक्रय की बात 64 से 73 तक, जंगम संपत्ति की विक्रय से बात 74 से 81, और स्थावर संपत्ति का विक्रय की बात की गई है एक जो 82 से 96 तक बात की गई है। प्रतिरोध की बात 97 से 96। तो ये एक हमारा खाका है, ये पूरी तरीके से आप लिख लेना और 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम इसमें नोट करके एक चीज़ रखे हैं कि यह आदेश जो सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है, जिसको मैंने बता ही दिया, इस आदेश का जो है धारा 36 से 74 तक पढ़ना चाहिए। और यहीं पे मतलब कहीं पर लिखा जाए तो इसका मतलब जो है जो मतलब जिसको RW जो मैंने लिखा है तो उसको रीड भी लिखा है। धारा 36 क्या कहती है? आदेश को लागू होना, यानी डिक्री के निष्पादन और आदेशों के निष्पादन के लिए समान प्रक्रिया है। डिक्री के निष्पादन और आदेश के निष्पादन की समान प्रक्रिया है। तो ये बात कौन करती है? आदेशों का लागू होने की बात धारा 36 कहती है। ठीक है, यानी कि डिक्री और आदेश के लिए कोई अलग अलग प्रक्रिया की बात नहीं की गई है। धारा 37 बात करती है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का अर्थ है प्रथम बार का न्यायालय। प्रथम बार का न्यायालय से तात्पर्य है यदि निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है तो क्या होगा। और उसके बाद हम देखेंगे जहां जिस न्यायालय में वाद हो सकता है जब प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रहा गया है या उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है, तब की प्रक्रिया। एक तो है प्रथम बार का न्यायालय सुनवाई कर रहा है और अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, तब क्या होगा। उदाहरण संबंधित हम समझ रहे हैं कि जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, एक जिला कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है, जो निष्पादन प्रथम बार का न्यायालय है कोई सिविल कोर्ट, और उसके ऊपर कोई कोर्ट है जिला न्यायालय, अपील न्यायालय। तो फैसला आने के बाद क्या होगा, जो डिक्री निष्पादन के लिए होगा वो होगा जिला न्यायालय। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें उस कोर्ट में जहाँ निष्पादन का वाद हो सकता है और उस कोर्ट में जो प्रथम बार के न्यायालय की अधिकारिता खत्म हो जाती है तो निष्पादन का अधिकार नहीं होता है। ये सेकेंड पार्ट में बताया गया है। तो वे न्यायालय जिनके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकता है, धारा 38 में बात की गई है, वह न्यायालय जिनके द्वारा डिग्री निष्पादित की जाए। पहला वह न्यायालय जिसमें डिग्री पारित की गई है या उस न्यायालय द्वारा जिसे निष्पादन के लिए भेजी गया है। यानी डिग्री कौन पालन करवा सकता है, धारा 38 कहते हैं वह न्यायालय जिसने डिग्री पारित की है या वह जहाँ पर भेजी गई निष्पादन करने के लिए। इसी के साथ हमको सेक्शन जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी सेक्शन 136 पढ़ना है, परिसीमा नियम, जो डिग्री की प्रक्रिया बताता है। और धारा जो है उसकी धारा 36 जो 12 वर्ष की डिग्री वर्ष तक डिग्री की तारीख की बात करता है। धारा 39 कहती है कि डिग्री का अंतरण कब डिग्रीधारी के आवेदन पर डिग्री पारित करने वाला न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या निष्पादन के लिए भेजी गई है यदि वह न्यायालय जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय की सीमा में निवास, कारोबार, अभिलाप के लिए स्वयं कोई कार्य करता है। यदि ऐसा व्यक्ति की संपत्ति डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के भीतर न होकर अन्य न्यायालय की सीमा के भीतर है या डिग्री न्यायालय की अधिकारिता से बाहर स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है, कोई अन्य कारण से डिग्री का निष्पादन अन्य न्यायालय द्वारा किया जाए, तो जिन न्यायालय को ऐसी डिग्री नहीं भेजी गई है वह किसी संपत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादन का अधिकारी नहीं होगा। उन्होंने कि यहाँ पर 4 बातें करी गई हैं कि डिग्री का अंतरण जहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि किसी व्यक्ति की वहाँ पर न्यायालय की सीमा या निवास कर रहा है या अन्य कोई न्यायालय के भीतर ना होकर अन्य न्यायालय के भीतर सीमा है तो उस व्यक्ति का, या कहीं पर क्या है अधिकारिता से बाहर स्थावर संपत्ति के विक्रय या प्रदान का निर्देश देती है या अन्य कारण से जिसे निष्पादन करने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर डिग्री का अंतरण के संबंध में बात की गई है। धारा 40 बात करती है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण, यानी तब डिग्री से निष्पादन की जाएगी उस राज्य में नियम प्रवृत्त हो जाएंगे। धारा 41 क्या कहती है, निष्पादन कार्रवाइयों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। वह न्यायालय जिसे निष्पादन हेतु डिग्री भेजी गई है ऐसी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को निष्पादन होने पर
इस तथ्य को प्रमाणित करने एवं निष्पादन में असफल रहता है तो असफलता की पद्धतियों को प्रमाणित करेगा। किस धारा में बात की गई है? धारा 41 में। धारा 42 क्या कहती है? अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ, यानी जिसको हम अंतरित कर देते हैं डिग्री के निष्पादन के लिए, उसको क्या शक्तियाँ होती हैं? पहली शक्ति है डिग्री को निष्पादित करने वाले न्यायालय को वह शक्ति मिलती है जो उसे उसके द्वारा स्वयं पारित डिग्री को निष्पादन में मिलती है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं धारा 49 और 50। 49 क्या कहती है? किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन में डिग्री भेजना। या 50 कहती है मृत निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री की निष्पादन की शक्ति। तो डिग्री की जो है कुर्क करने की शक्ति की बात की गई है। तो डिग्री का निष्पादन धारा 43 यानी सिविल न्यायालय द्वारा, धारा 44 राजस्व न्यायालय द्वारा और धारा 45 भारत से बाहर डिग्री का निष्पादन होगा। यानी निष्पादन के बारे में कुछ सिविल न्यायालय द्वारा, यानी जहाँ सीपीसी का विस्तार नहीं है तो वहाँ पर डिग्री का निष्पादन इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण समझें, जैसे नागालैंड पर सीपीसी अप्लाई नहीं है और वहाँ पर कोर्ट कोई डिग्री पारित करता है तो डिग्री का निष्पादन सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार होगा। धारा 44 कहते हैं राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्री। तो जहाँ पर सीपीसी का विस्तार नहीं, राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि कुछ राजस्व न्यायालयों से प्राप्त डिग्री को राज्य में उसी तरह निष्पादित किया जाएगा कि उस राज्य में न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। भारत से बाहर डिग्री का निष्पादन तो न्यायालय भेज सकता है, भारत से बाहर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी कोर्ट को निष्पादन और भेज सकता है, या राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित हो तो जहां धारा 45 लागू है वहां पर भेज सकता है। फिर धारा 46 आज्ञा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रीदार के आवेदन पर डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है कि वह निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क कर ले। आज्ञा पत्र के तहत संपत्ति की कुर्की की वैधता जो है 2 महीने है, जब तक डिग्री पारित करने वाला न्यायालय इसे बढ़ा न दे। तो ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। धारा 47 बात करती है कि प्रश्न जिसका उदाहरण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा वे सभी प्रश्न जो वाद के पक्षकारों एवं उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा हुए हैं जो डिग्री के निष्पादन, उन्मोचन या दृष्टि से संबंधित है, अलग से वाद लाने पर रोक लगाती है। इस धारा में हम नोट करके पढ़ते हैं कि डिग्री से जुड़े सवालों प्रश्नों का फैसला डिग्री पारित करने वाला न्यायालय ही करेगा, न कि अलग से वाद लाकर। अब डिग्री पारित करने वाले सवालों से संबंधित वही करेगा जो पारित कर रहा है। इसी में जो हम बात करते हैं धारा 47 के अंतर्गत वाद लाने वाले पक्षकार कौन है? वादी, प्रतिवादी या संपत्ति को लेने वाला क्रेता, यह तीनों यह प्रश्न रख सकते हैं। इसको एक बात में बताया गया था, प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जेठवा सिविल अपील संख्या इतने में बात की गई थी। फिर हम बात करेंगे अंतर्ती और विधिक प्रतिनिधि। धारा 49 अंतर्ती, केवल ऐसे पूछा था कि अंतर्ती की बात कहाँ की गई? धारा 49 में। फिर कहते हैं विधिक प्रतिनिधि की बात कहाँ पे की गई है? धारा 50 में। अंतर्ती से संबंध क्या है? किसी डिग्री का हस्तांतरण करता उसे उसी प्रकार निष्पादित करवा सकता है जैसे कि वह मूल न्यायालय द्वारा पारित की गई, यानी जिसको अंतरित किया उसी प्रकार से लागू कराया जाए जैसे कि मूल न्यायालय द्वारा पारित की गई। धारा 49 कहती है। इसी के साथ जो है ऑर्डर 21 और रूल 16 में ये इसी के साथ पढ़ना चाहिए। धारा 50 क्या कहती है? विधिक प्रतिनिधि, यानी कि 50 कहती है डिग्री धारक को मृतक निर्णित ऋणी के कानून प्रतिनिधि के विरुद्ध निर्णय निष्पादित करने की अनुमति देता है, यानी विधिक प्रतिनिधि के प्रति भी डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। ये बात कौन करती है? धारा 50। धारा 50 कैसे लागू होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो डिग्री धारक कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री पारित करने के लिए उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है। विधिक प्रतिनिधि केवल मृतक की उस संपत्ति तक ही दायी होगा जहां तक वो कब्जा रखता है। धारा 50 का प्रयोग कब किया जाता है? जब निर्णित ऋणी की मृत्यु डिग्री के पूर्व संतुष्ट होने से पहले हो जाती है। इस पर एक केस है प्रभाकर अडिगा बनाम गौरी और अन्य का वाद है। एक है रमेश कुमार बनाम अनुज कुमार वान्य, एक है गणेश सखा सम सराफ बनाम नारायण श्री राम मुल्ले। एक केस है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम एल विक्रम लाल और अन्य का वाद है। एक केस है अमृत लाल वाडीलाल बनाम कांतिलाल लाल भाई। तो इस तरीके से हमने निष्पादन की प्रक्रिया को देखना है कि धारा 51, 52, 53 और 54
धारा 51 क्या कहती है कि निष्पादन करने की न्यायालय की शक्तियाँ, यानी न्यायालय डिग्री के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिग्री का निष्पादन डिग्री किसी संपत्ति के प्रदान करके, संपत्ति को कुर्क या बेचकर, या गिरफ्तार एवं निरोध करके, या रिसीवर नियुक्त करके अन्य रीत से क्या किया जा सकता है। न्यायालय जो है निष्पादन करने की डिग्री की शक्तियां हैं, यानी कि उसकी संपत्ति का पर्दे देकर, या उसको कुर्क कर कर, या निरोध रखकर, गिरफ्तार करके, या नियुक्त रिसीवर करके क्या कर सकता है, डिग्री के निष्पादन करने की उसके पास ये 5 शक्तियां हैं। परंतु जहाँ डिग्री धन के समुदाय के लिए है वहाँ कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब अगर धन संबंधित ही केवल डिग्री के निष्पादन है तो वहाँ पर उसको निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की सीमा से वो फरार ना हो जाए, या संपत्ति किसी भाग को बेईमानी पूर्वक हटा रहा, बेच रहा, अंतरण कर रहा, छिपा चुका है तब, या डिग्री की रकम को चुकाने में उपेक्षा कर रहा है, या डिग्री उस राशि के लिए है जो लेखा देने के लिए निर्णित जो है, जो ऋणी विश्वास को आशायित में आबद्ध कर देगा। तो इस तरीके से ऐसी संपत्ति कुर्क से छोड़ दी जाएगी जो किसी रूढ़ या प्रथा विधि से छूट प्राप्त है। धारा 52 कहती है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन, यानी किसी मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन किया जा सकता है जब डिग्री मृतक की संपत्ति से धन के भुगतान के लिए है। अगर किसी मृतक की संपत्ति में से धन के भुगतान के लिए है तो उस संपत्ति को कुर्क करके भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर रमेश की मृत्यु हो जाती है और उस समय बैंक का कर्ज है तो बैंक रमेश की संपत्ति को कुर्क कर बेच कर कर्ज को वसूल कर सकती है। धारा 53 कहती है प्रत्यक्ष संपत्ति का दायित्व, यदि किसी मृतक व्यक्ति का ऋण नहीं चुकाया गया है तो उसके वंशजों को हिंदू विधि के अधीन ऋण चुकाने हेतु दायी माना जाएगा। ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 53 में। धारा 54 कहता है संपदा का विभाजन, अंश का पृथक्करण, जहाँ डिग्री किसी ऐसे अविभाजित संपत्ति के विभाजन से संबंधित है जिसका सरकार को राजस्व दिए जाने के लिए निर्धारित है तो कलेक्टर या कलेक्टर के राजपत्रित अधीनस्थ को संपत्ति का विभाजन करना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 55 और से 59 गिरफ्तारी और निरोध। 55 कहती है गिरफ्तारी और निरोध, निर्णित ऋणी डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तब निरुद्ध भी किया जा सकता है, यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी के नियम क्या है कि निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले प्रवेश नहीं किया जाएगा। निवास गृह बाहरी दरवाज़ा तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि निर्णित ऋणी अंदर जाने के लिए क्या कर रहा है, आनाकानी नहीं कर रहा है या प्रतिरोध नहीं कर रहा। यदि कमरा किसी ऐसी वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णित ऋणी नहीं है, जो पर्दासीन है, तो उसे हटा देने का निर्देश देने के बाद समय पर्याप्त देगा। अगर जहां डिग्री धन के समुदाय के लिए है एवं निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया जाता है तो निर्णित ऋणी की रकम एवं गिरफ्तारी का खर्चा अधिकारी को दे दे तो उसे तुरंत छोड़ देगा। फिर बात की जाती है कि गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर न्यायालय उससे बताएगा कि वह दिवालिया घोषित होने हेतु आवेदन कर सकता है। और बात की जा रही है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कब की जा रही है, धारा 56, 57, 58 और 59 में। धारा 56 कहती है धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का प्रतिरोध, यानी धन की डिग्री के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी या जेल का आदेश नहीं दिया जा सकता है, धारा 56 कहती है। धारा 57 कहता है जीवन निर्वाह भत्ता, यानी राज्य सरकार निर्णित ऋणी के जीवन निर्वाह हेतु मासिक भत्ता देती है। ऐसा भत्ता पद, जाति, राष्ट्रीयता के आधार पर तय किया जा सकता है। धारा 58 कहती है निरोध एवं छोड़ा जाना, डिग्री के निष्पादन में हर व्यक्ति सिविल कारावार में निरोध किया जा सकता है। 3 महीने का 5,000 रुपये जुर्माने से अधिक धनराशि, 6 सप्ताह का अगर है तो 2,000 से 5,000 रुपये तक की धनराशि, परंतु तब वह ऐसे निरोध की अवधि से पहले छोड़ा जा सकता है जब निरोध के वारंट में वर्णित रकम सिविल कारागार के भार साधक अधिकारी को दे दिया है या उसके विरुद्ध डिग्री के अन्यथा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है या जिस व्यक्ति के आवेदन पर निरुद्ध किया गया है उसके
अनुरोध पर या जिस व्यक्ति के आवेदन पर निरुद्ध किया गया आवेदन उसके द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय का लोप करने पर छोड़ा जा सकता है। तो ये आधार हो गए कब व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। धारा 59 कहता है बीमारी के आधार पर छोड़ा जाना, यानी राज्य सरकार संक्रमक या कोई सांक्रामिक रोग पर छोड़ सकती है, या सुपुत्र करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है, गंभीर रुग्णता पर उसको क्या कर सकता है, छूट प्रदान कर सकता है। किसमें? 59 में। फिर हम बात करेंगे धारा 60 से 64 तक संपत्ति की कुर्की। धारा 60 कहती है वह संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। तो निम्नलिखित संपत्तियों के निष्पादन में कुर्क विक्रय की जा सकती है। नंबर 1 है भूमि या निर्माण गृह, धन, बैंक नोट, विनिमय पत्र, हुंडी या वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंधन पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ, ऋण या निगम अंश, विक्रय किए जा सकने वाली चल या अचल संपत्ति। परंतु निम्नलिखित वस्तुएं विक्रय नहीं की जा सकती हैं। एक तो पहनने के लिए आवश्यक बर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, चारपाई, बिछौना, आभूषण, धार्मिक परंपरा के अनुसार जिन्हें अलग न करा जा सके तो निर्णित ऋणी, उसकी पत्नी एवं बच्चे की जो भी चीज़ें हैं, शिल्पी के औजार, खेती के उपकरण, बीज, पशु, गृह, लेखा, बहियाँ, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई अधिकार है, सरकारी पेंशन भोगियों को, प्रतिकर को, ग्रेजुटी, मजदूरों एवं घरेलू नौकरों की मजदूरी, भरण पोषण के किसी भी आदेश के निष्पादन के लिए वेतन का 1/3 भाग, सेना, नौसेना, वायुसेना अधिनियम के तहत वेतन भत्ते, अनिवार्य भत्ते, भत्ते जो परिवृत्तियों का हिस्सा है, उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकारी की प्रत्यास्था या भावी भरण पोषण का अधिकार, या ऐसा भत्ता जो भारतीय विधि में छूट प्राप्त है। जहाँ भू राजस्व हेतु दायी है वहाँ ऐसी जंगम संपत्ति जो विधि द्वारा छूट प्राप्त है, तो इन सब चीज़ों का क्या किया जाएगा, नहीं कुर्क किया जाएगा। ये 16 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुर्क किया जा सकता है, और ऐसी ये 5 चीज़ें हैं जिनको कुर्क किया जा सकता है और 16 चीज़ों का नहीं किया जा सकता है। फिर धारा 60 से 64 संपत्ति की कुर्की, यानी कि 61 क्या कहती है, कृषि उपज को भागता छूट है, यानी राज्य सरकार राजपत्र में घोषणा कर सकती है कि आगामी फसल तक खेती के लिए निर्णित ऋणी एवं उसके कुटुंब को आवश्यक छूट प्राप्त होगी। ये कौन कर सकता है? राज्य सरकार। किस धारा के द्वारा? 61 के द्वारा। धारा 62 कहती है निवास गृह से संपत्ति का अधिग्रहण। इसी के साथ 55 भी पढ़ना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति जंगम संपत्ति का अधिग्रहण निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पहले प्रवेश नहीं करेगा, बाहरी द्वार तक नहीं ले तोड़ेगा जहां तक निर्णित ऋणी अंदर आने के लिए मना कर सके। यदि कमरा ऐसी स्त्री के अधीन में है जो निर्णित ऋणी नहीं है, ऐसी पर्दासीन महिला को सूचना देकर ही हट जाने के लिए कहेगा। फिर हम बात करेंगे धारा 63 की, जहां पे बात की गई है कई न्यायालयों की डिग्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। अगर किसी संपत्ति को एक से ज़्यादा न्यायालयों की डिग्री के तहत कुर्क किया गया है तो उन न्यायालयों में उसे उच्च श्रेणी का न्यायालय उस संपत्ति को वसूल कर सकता है, यानी कि बड़े न्यायालय को यहाँ पर ज़्यादा शक्ति दी गई है। अगर दूसरी बात क्या गई, अगर न्यायालयों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं है, क्या नहीं है, अंतर नहीं है, तो जिस न्यायालय की कुर्की के तहत संपत्ति पहले कुर्क की गई है वह संपत्ति को कुर्क करेगा। यानी कि कई न्यायालय में तो किसके पास अधिकार है, इसके बारे में बात की गई है 63 में। 64 बात क्या करते हैं, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमक का शून्य होना, यानी कुर्की की गई संपत्ति उसमें किसी हित का कोई निजी अंतरण या परिधान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस बारे में बात की गई है? 64 में। हम लोग अब पढ़ेंगे 65 से 67 जो विक्रय की बात की गई है। तो 65 कहती है क्रेता का हक, 67 कहती है विक्रय के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। तो क्रेता का क्या हक है? 65 देखते हैं, किसी डिग्री के तहत अचल संपत्ति की नीलामी होती है तो संपत्ति उस समय से क्रेता की होती है जब संपत्ति बेची गई है। 67 क्या कहती है कि विक्रय के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार धन के भुगतान के लिए आदेशों के निष्पादन में भूमि की बिक्री के लिए नियम बना सकती। कौन बना सकता है? राज्य सरकार 67 के अंतर्गत। फिर 68 से 72 तक निश्चित कर दी गई है। फिर हम लोग पढ़ेंगे धारा 73 क्या कहती है? अस्तियों का विवरण, यानी कब एक ही लेनदार के खिलाफ कई लेनदार का दावा होता है, इसमें दर योग्य वितरण के रूप में जाना जाता है।
दर योग्य वितरण यह सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियों या सभी पात्र ऋणदाताओं के बीच निष्पक्ष रूप से विवरण किया जाए, नहीं जितना जिसका अधिकार उतना उसको दिया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं धारा 74 निष्पादन का प्रतिरोध। कब? जब संपत्ति का कब्जा ले रहा है तब निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है, तब न्यायालय उस व्यक्ति को 30 दिन के लिए सिविल कारावास का निरोध कर सकता है। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। फिर अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। तो आप सभी ने हमारी वीडियो को देखा, सुना और समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।